गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और हम लोग लास्ट वीडियोस में जहाँ तक देखे थे कि नेमिंग प्रोसेस और नोमेनक्लेचर्स को, और उसमें भी हमने देखा था कॉमन और ट्रिवियल नेम कैसे। ठीक है, कॉमन ट्रिवियल नेम में एक और कुछ चीज है जो हमें जानने की बात है, तो वो है कि नॉर्मल नेम के साथ हम लोग कभी कभी आप लोग देखोगे स्ट्रक्चर में आइसो वर्ड लगा हो। कभी स्ट्रक्चर में देखा होगा कि नाम नॉर्मल नेम के साथ में आइसो नीओ ऐसा लगा रहता है, और वो भी किसी न किसी तरह से रिलेटेड है कॉमन नेम्स। क्या है कॉमन कॉन्सेप्ट तो समझो। अगर किसी भी स्ट्रक्चर जैसे स्ट्रक्चर को आप लिख रहे हो उसमें सेकेंड लास्ट कार्बन का मेथाइल ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है, अगर कोई भी केमिकल स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर जिसके सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक मेथाइल ग्रुप जुड़ा हो उसे कहते हैं आइसो। जैसे कि नॉर्मली हम लोग ब्यूटेन के लिए जो कि क्लास 10th में याद कराया जाता है कि ये ब्यूटेन की एक स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग इन ब्यूटेन या नॉर्मल ब्यूटेन। अब नॉर्मल स्ट्रक्चर के आगे इन लगा देने का मतलब हुआ नॉर्मल और एक लाइन लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस स्ट्रक्चर को एक और तरह से बनाना चाहें तो हमारे पास इस तरह का भी ऑप्शन आता है कि ब्यूटेन इस रूप में, तो इस रूप के ब्यूटेन को बोला जाता है कि ये आइसोफॉर्म ऑफ ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। तो आज एक चीज समझ लिया जाए कि कुछ बच्चे यहाँ पर ये सवाल करते हैं कि सर ब्यूटेन का कितना फॉर्म मिलता है, पेंटेन का कितना फॉर्म मिलता है, हेक्टेन का कितना फॉर्म मिलता है, आइसो नियो पेंटो ये सब कितना मिल चुका है। तो किसी भी अल्केन अल्काइन या ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको आइसो फॉर्म नियो फॉर्म मिल सकता है, बट उसका लॉजिक जान लीजिए कि आइसो कहते हैं किसको। तो आइसो का मतलब हुआ कि इस स्ट्रक्चर के सबसे लॉन्गेस्ट चेन में सेकेंड लास्ट कार्बन का, अगर ये दोनों साइड से देखें तो कोई ना कोई, अगर ये लास्ट कार्बन है तो ये कार्बन हुआ सेकेंड लास्ट कार्बन। हमें केवल देखना है कि अगर लॉन्गेस्ट चेन के सेकेंड लास्ट कार्बन पर ऐसा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं मेथाइल ग्रुप, ठीक है, तो अगर ऐसा कोई ग्रुप एक ग्रुप संख्या याद रखिएगा, अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पर कोई एक मेथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके नॉर्मल नाम के आगे आइसो वर्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यूज ऑफ आइसो में आप लोग इस चीज को लिख सकते हो कि when a single methyl group is available at second last कार्बन एटम, ठीक है, तो इसको कौन से रूप से बोला जाता है नाम आइसो। ध्यान रखिएगा कि केमिस्ट्री में आप लोग चूंकि अब 10th स्टैंडर्ड नहीं होगा आपका, अब हाई लेवल है, तो आपके इंटेलेक्चुअल और समझ थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए कि नेम आइसो और नियो या नॉर्मल हमें याद करने की जरूरत नहीं। हम केवल देखेंगे अगर स्ट्रक्चर के सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप मिलता है तो उसे कहेंगे कि यह आइसो कंपाउंड है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपके नोट्स लिखने में कोई दिक्कत ना हो। अब दूसरी टर्म जो हमारे पास आगे चल के आती है वो है कि नियो क्या है, ठीक है। क्योंकि क्लास 10th में जो भी बच्चे अगर साइंस पढ़े होंगे और आपके टीचर जो केवल 10th लेवल तक अगर पढ़ाते हैं तो वो बहुत ही चालाकी से आपको बोलते हैं कि याद कर लो कि आइसो ग्रुप होगा ब्यूटेन में, पेंटेन में, हेक्सेन में, हेप्टेन में, जो यहाँ तक हेक्सेन हेप्टेन के आइसो ग्रुप के बारे में डिस्कस भी कोई नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगला हम देख रहे हैं कि यूज ऑफ नियो वर्ड कहाँ यूज होता है, तो कॉमन नेमिंग में अगर आप सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पर दो मेथाइल ग्रुप आपको मिले, 2 मेथाइल ग्रुप्स आर अवेलेबल, ठीक है, ग्रुप्स, ठीक है। तो इस ग्रुप्स के नाम के आगे हम लगाते हैं नी। जैसे देखो
CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH3। तो इसके नाम में आप देखें कि अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पर, ठीक है ना, सेकेंड लास्ट कार्बन पर हमें फ्री एंड को देखने का मतलब है कि यह कार्बन को हम सेकेंड लास्ट बता, कैसे जब फ्री एंड पर ये सेकेंड लास्ट हो जाएगा, तो अगर फ्री एंड हटा दिया जाए तो ये सेकेंड कार्बन हो जाएगा, तब इसकी नेम में हम नियोन नहीं यूज कर पाएंगे। लेकिन अगर फ्री एंड कर दें तो ये सेकेंड लास्ट कार्बन है, क्योंकि यह कार्बन हो जाएगा लास्ट कार्बन और यह कार्बन है सेकेंड लास्ट कार्बन। और सेकेंड लास्ट कार्बन पर अगर यह मिथाइल ग्रुप दो बार आए, ठीक है, 2 मिथाइल ग्रुप्स अगर अवेलेबल है, तो इसके नाम के आगे हम नियो वर्ड का प्रयोग करें, जो कि बेसिकली आपको जानकारी होनी चाहिए। ये टर्म्स आपके सामने आने वाले हैं और ये फ्रीक्वेंटली आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिखने वाले टर्म है कि आइसो और नियो वर्ड। दूसरी चीज, अगर इनमें से कुछ भी ना हो, नॉर्मल स्ट्रक्चर हो, तो आप उनके नाम के आगे केवल एन यूज कर सकते हैं, इसका मतलब हो जाएगा नॉर्मल। तो अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्लास 10 स्टैंडर्ड पर जो आपने रटा हुआ रहा है उसको आप भूलने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको केवल समझ ले कि आइसो और नियो का मतलब क्या है। तो आइसो नियो का मतलब हुआ कि ए आइसो मतलब एक मिथाइल ग्रुप सेकंड लास्ट पर अवेलेबल है, तो वो हुआ आइसो। और अगर 2 मिथाइल ग्रुप सेकंड लास्ट कार्बन पर अवेलेबल है, तो वो हुआ नियो। ठीक है, अब बात को समझ लिया जाए। अगर नॉर्मली हम लोग हाइड्रोकार्बन जानते हैं, जो कि जान रहे हैं अल्कीन, लेकिन अगर अल्कीन किसी एक हाइड्रोजन को रिलीज कर दे तो उसका कॉमन नेम अल्काइल के नाम से जानते हैं। जैसे कि अल्कीन हम लोग जानते हैं CnH2n+2, अगर एक हाइड्रोजन को रिलीज कर दे ये CnH2n+1 और यह ग्रुप कहलाएगा अल्काइल ग्रुप। ये आप ध्यान में रखिए, हम लोग कॉमन नेम में पढ़ रहे हैं। सिमिलरली अल्कीन अगर एक हाइड्रोजन को रिलीज करे तो इसे कहा जाएगा अल्कीनाइल। CnH2n और एक हाइड्रोजन रिलीज करे तो CnH2n-1 और इस ग्रुप को अल्केनाइल ग्रुप के नाम से जाना। अब हम लोग कॉमन नेम से हटे, कॉमन नेम से हट करके अब देख रहे हैं दूसरी टाइप की नेमिंग, जिसे बोलते हैं डेराइव्ड नेम। ठीक है, डेराइव्ड नेम। डेराइव्ड नेम, तो डेराइव्ड नेम क्या होता है कि अगर कभी भी किसी भी केमिकल कंपाउंड या केमिकल स्पेसिस में कोई फंक्शनल ग्रुप या फिर किसी फैमिलीज ग्रुप के कारण उसका नेम बदलता हो, चेंज करता हो, डिपेंड करता हो, तो उस नेम को कहा जाता है डेराइव्ड। डेराइव्ड समझ लीजिएगा कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस के कारण, ठीक है, किसी फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस के कारण, फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस के कारण, बॉन्ड्स के प्रेजेंस के कारण, ठीक है, स्ट्रक्चर्स के कारण जो उसका नेम दिखा जाता है उन नेम्स को बोला जाता है डेराइव्ड ग्रुप्स। पहले तो समझ लिया जाए कि केमिकल सिस्टम में ग्रुप्स का मतलब क्या है। तो ग्रुप्स का मतलब है कि वैसा स्टेट ऑफ एटम और आयन जो किसी भी पोजीशन पर एक फ्री बॉन्ड को रखता है। जैसे अगर आप OH लिख दिए तो ये OH तब तक ग्रुप नहीं बोला जाएगा जब तक कि किसी एक जगह पर इसकी फ्री बॉन्ड को नहीं। ठीक है, तो अगर केमिस्ट्री में आप कभी भी ग्रुप बोल रहे हो, ठीक है, तो ग्रुप का मतलब हुआ सेट ऑफ एटम या सिंगुलर एटम जिसके कम से कम एक पोजीशन फ्री बॉन्ड को रखता। ठीक है, तो ग्रुप्स को लिख सकते हो एक केमिकल कंपाउंड, सॉरी केमिकल सेट which have at least one free bond, at least one free
bond are called groups। ठीक है, और इन ग्रुप्स में वैसे ग्रुप जो कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर देते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन, रिएक्टिविटीज को चेंज करते हैं, उन ग्रुप्स को कहा जाता है फंक्शनल। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप्स आर दोज ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप्स आर दोज केमिकल group which can change the chemical interaction of any compound or group। ठीक है, किसी कंपाउंड और ग्रुप के या केमिकल इंटरेक्शन को भी चेंज कर देते हैं, उसे कहते हैं फंक्शन। अब हम डिराइव्ड नेमिंग को देख रहे थे कि डिराइव्ड नेमिंग क्या है, तो डिराइव्ड नेम्स को समझा जाए। डिराइव्ड नेम का मतलब हुआ कि अगर आपने सिंपल चीज के अल्केन फैमिली लिया है, होमोजेनस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, ठीक है, और अल्केन फैमिलीज में अगर एक कार्बन है तो अपने रूट वर्ड से उसका नाम डिराइव होकर आ गया मेथेन। ठीक है, सिंपली अल्कोहल फैमिलीज का लिया है आपने, और अल्कोहल में दो कार्बन वाला अल्कोहल है तो उसका नाम हो गया एथेनॉल। तो ये सारे जो नेम है इसे कहा जाता है डिराइव्ड नेम। इसे हम कह रहे हैं डिराइव्ड नेम। और अब हम समझेंगे कि हमारी स्टैंडर्ड पद्धति IUPAC सिस्टम क्या है, जहां से हमारा सिलेबस। बहुत सारे बच्चे बड़े बड़े संस्थान के नोट्स वगैरह से कंपेयर करते होंगे क्लास की नोट्स, तो देख रहे होंगे कि उनकी पहली क्लास ही IUPAC से शुरू हो जाती है, और यह सब पार्ट देना कोई जरूरी नहीं समझता है। बट हमें लगता है कि हम लोग उस लेवल से शुरू करें जहां पर ये मान लें कि हमें कुछ भी नहीं आता है, तब जाकर के हम कुछ ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएंगे, और इसलिए हमने आपके लिए 2-3 वीडियोस पूरा ज़्यादा है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं IUPAC सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, IUPAC हमें फुल फॉर्म से लेना देना नहीं है, हम गलत भी फुल फॉर्म बोले तो कोई दिक्कत नहीं है। बस देखिए कि IUPAC नेमिंग कैसा होता है, किस तरह के फॉर्मेट में नेम को रखा गया। ठीक है, IUPAC नेमिंग को अगर आप देखोगे तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से समझाया गया है, जैसा कि हमने समझाया। IUPAC नेमिंग 3 पार्ट में बटे हुए, एक है प्रीफिक्स, एक है रूट वर्ड, और एक है सफिक्स। IUPAC की जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है नेमिंग का, वो यह है कि नेम के 3 पार्ट होंगे, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। ठीक है, अब प्रीफिक्स क्या होता है, तो प्रीफिक्स 2 तरह के, एक होगा प्राइमरी प्रीफिक्स और एक होगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स हमारे पास 2 तरह के होंगे, एक प्राइमरी प्रीफिक्स और एक सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स को सबसे पहले जगह दिया गया है, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स। ये जो टेबल हम आपको बता रहे हैं, जो नेमिंग के ऑर्डर का टेबल होगा उस हिसाब से। सेकेंडरी प्रीफिक्स किसे कहा जाता है तो समझा, मेन चैन से जुड़े हुए ब्रांचेस या सब्स्टिट्यूएंट को कहा जाता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। मतलब यह हमें देता है डिटेल्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, मतलब मेन ब्रांच से जुड़े हुए जो सब्स्टिट्यूएंट हैं उनकी जो डिटेलिंग होती है वो होती है सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब है प्राइमरी प्रीफिक्स क्या देता है, तो ये देता है नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। अब कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या है तो समझा।
अगर नेचुरली कार्बन और कार्बन के बीच में किसी तरह का साइक्लिक फंक्शन नहीं हो रहा है, एसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, मतलब एसाइक्लिक करने का मतलब होता है कि रिंग स्ट्रक्चर, एसाइक्लिक मतलब खुला स्ट्रक्चर। तो एसाइक्लिक के लिए हम किसी तरह का कोई प्राइमरी प्रीफिक्स यूज नहीं करते, मतलब एसाइक्लिक के लिए हम कुछ यूज नहीं करते। लेकिन अगर ये नेचर साइक्लिक हो तो साइक्लिक के लिए हम यूज करते हैं साइक्लो, ठीक है। और अगर नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड बाइसाइक्लिक हो तो हम यूज करते हैं बाइसाइक्लो। अगर ये नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ट्राइसाइक्लिक हो तो हम यूज करते हैं ट्राइसाइक्लिक। तो ये हमारा पॉइंट है जहां पर प्रीफिक्स फॉर्म में हम नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को देखते हैं और उस हिसाब से हम उसे डिसाइड करते हैं। अगला है रूट वर्ड। तो रूट वर्ड हमारे पास यह आती है नंबर ऑफ कार्बन कंटेंट्स। रूट वर्ड हमें यह बताता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पीसी, पैरेंट चेन में कार्बन एटम की संख्या। थर्ड है सफिक्स पार्ट। तो सफिक्स पार्ट हमारा दो तरह के सेक्शन, जैसा कि प्रीफिक्स बटा हुआ था वो था सेकेंडरी प्राइमरी, और इसमें फिर से हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी। अब क्या दे रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी को समझा। जैसा कि यहां पर नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड को बताया गया, तो यहां पर बताया जाता है फिर से नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, और इस बार की नेचर इस रेस्पेक्ट में नहीं, इस रेस्पेक्ट में कि वहां पर सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड। मतलब सिंगल बॉन्ड के लिए नथिंग, कुछ नहीं लिखते हम, डबल बॉन्ड के लिए EN और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YN। अगली सफिक्स का जो सेकंड पार्ट है वो है सेकेंडरी सफिक्स, और सेकेंडरी सफिक्स हमें देता है डिटेल ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अगर कोई है तब। अगर इस टेबल को आप समझ रहे हैं तो आपको IUPAC नहीं पूरी तरह से माइंड में हो जाएगा कि क्या था। टेबल ये कह रहा है कि अगर किसी भी चैन का जिसका आप नाम ले लें उसमें अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है उसकी जगह सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद नेचर कैसा है उसका बॉन्ड का, उस मॉलिक्यूल का जिसका आप नाम ले रहे हो, साइक्लिक है, एसाइक्लिक है, बाइसाइक्लिक है, ट्राइसाइक्लिक, तो वो आएगा। उसके बाद आएगा नंबर ऑफ पीसी के हिसाब से जो रूट वर्ड है, ठीक है, रूट वर्ड उसके लिए मतलब 2 के लिए आप यूज करते हो, 1, 3 के लिए क्रॉप, 4 के लिए म्यूट, 5 के लिए पेंट, 1 से क्रॉप, नन, जो भी है। उसके बाद जो सफिक्स पार्ट जो थर्ड पार्ट है उसमें एंडिंग करते समय नंबर ऑफ बॉन्ड्स के हिसाब से, अगर डबल बॉन्ड है तो उसके EN, ट्रिपल बॉन्ड है तो YN, और अगर फंक्शन ग्रुप है तो उसके लिए जो अपना सफिक्स है वो लास्ट में, ठीक है। हम लोग डिटेल नाम लिखना IUPAC का नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। इस क्लास के लिए फिलहाल इतना है। थैंक यू, धन्यवाद।